हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए है ना। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म इसमें हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं और उसको जो सॉल्व करने का जो तरीका है, और वो इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, इस पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे इस यूनिट के इस चैप्टर में, है ना। हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद धीरे से आपका जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है ना, उसमें हम उसमें आगे देखेंगे। तो इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे, पहला जो डेफिनेशन है वो है प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल को पहले समझते हैं, उसके बाद हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की ओर आगे बढ़ेंगे। सो द डेफिनेट इंटीग्रल, द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम कॉल्ड प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल इफ ध्यान दें, इफ द रेंज ऑफ इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन range of integration is finite and the the integrand fx is bounded। fx is bounded, ध्यान दें हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, माइक म्यूट कर लेंगे। जो भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स टाइप का, है ना, ये जो है प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है यदि उसका इंटीग्रेशन का रेंज क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए। इंटीग्रेशन का रेंज का मतलब क्या है, ये जो इंटीग्रेशन है वो ए टू बी क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दें, ए और बी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और दूसरा केस कि इसका जो इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड कहने का मतलब जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कहते हैं हम उसको इंटीग्रांड कहते हैं, मतलब कौन सा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तब हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। यदि उसकी लिमिट जो है क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, मतलब ए टू बी जिसको हम इंटीग्रेशन जिसमें हम लिमिट लगाते हैं तो वो उसका रेंज कहलाता है एक्चुअल में। तो वो ए और बी दोनों फाइनाइट होना चाहिए, साथ ही साथ जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं, वो फंक्शन भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, जिसको हम इंटीग्रांड कहते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, ये आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। अब इसमें ध्यान देंगे, दो दो चीजें यूज हुआ, ए और बी बहुत क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और दूसरा फंक्शन हमारा बाउंडेड होना चाहिए। तो बाउंडेड होने के लिए आप जान रहे हैं, कोई भी के बिलोंग्स टू रियल नंबर इस प्रकार होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाए, स्मॉल के हो जाए, ये वाला कंडीशन है ना, मतलब उसका एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड मिलना चाहिए, तब वो फंक्शन आपका क्या होगा, बाउंडेड होगा। दूसरा चीज, अनबाउंडेड कब कहेंगे फंक्शन को, क्योंकि उस चीज को भी हमको जानना है कि मान लीजिए हमारे पास फंक्शन कोई अनबाउंडेड है ना, कि जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, हम ऐसा ले लिए। ध्यान देंगे इसमें, है ना। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यदि हम एक्स को हम कहाँ से लेके चलते हैं, रियल नंबर से लेके चलते हैं, तो यदि मैं एक्स इक्वल टू वन रख दूं, तो एक्स इक्वल टू जैसे ही मैं वन रखूंगा तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये जीरो हो जाएगा, और ये वन अपॉन जीरो आपको क्या दे देगा, इस केस में ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। दूसरा चीज, यदि एक्स इक्वल टू हम थ्री रखें तब भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस टाइप का यदि कोई फंक्शन आता है कि जो भी हमारा
रेंज दिया रहेगा, उस रेंज में फंक्शन हमारा बाउंडेड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम ए टू बी कोई भी वैल्यू हम जैसे रख के देखते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे रियल नंबर ले लिया सपोज, है ना, और यहाँ पे जैसे ए टू बी की हम बात कर रहे हैं, तो चाहो तो आप x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी कर सकते हो आप, है ना। तो इस बीच में यदि फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट दे देता है या माइनस इनफाइनाइट दे देता है, तब ये फंक्शन हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से फंक्शन को बाउंडेड है या अनबाउंडेड है ऐसा हम चेक करेंगे एट द गिवन इंटरवल। जो भी इंटरवल हमको दिया रहेगा या जो रेंज दिया रहेगा इंटीग्रेशन के लिए, उस पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है, जो रेंज है उसके अंदर की हम बात करेंगे, ध्यान देना, जो भी रेंज है हमारा ए टू बी जो रेंज है, उस पर हम फंक्शन को चेक करेंगे कि वो बाउंडेड है अनबाउंडेड है कैसा है। नेक्स्ट, अब इसी में हम आगे आ जाते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल जैसे ही समझ आया। अब ध्यान दें, हमने कहा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये जो हमारा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या क्या होना चाहिए। पहला केस कि इफ ए हमारा क्या हो जाए, पहला चीज ऐसा लिख सकते हो, हाँ दोनों चलेगा। क्या क्या लिख सकते हैं इसको, या तो आप हमारा ए इनफाइनाइट हो जाए या बी इनफाइनाइट हो जाए, है ना। अब चूंकि हम इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो ये इसके काइंड के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि इसका जो रेंज है वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, पहला केस। या तो इसका क्या हो जाए, रेंज इसका इनफाइनाइट हो जाए, दूसरा नंबर। या फिर फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, इंटीग्रांड इज अनबाउंडेड। ध्यान दें, रेंज यदि हमारा इनफाइनाइट है, तो जो इंटीग्रांड है वो क्या हो जाए, बाउंडेड। ध्यान दो, या फिर इंटीग्रांड इज अनबाउंडेड है एंड रेंज क्या हो जाए आपका, फाइनाइट हो जाए। दो केस, जो भी हमको रेंज दिया गया है ए टू बी, ये रेंज कोई भी, चाहे ए चाहे बी, क्या हो जाए आपका, इनफाइनाइट हो जाए, और उस केस में फंक्शन आपका क्या हो, बाउंडेड हो, तो हम इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। या फिर यदि हमारा जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रांड कह रहे हैं, ये क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए गिवन इंटरवल गिवन रेंज में, और रेंज हमारा क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, तब ये इस टाइप का जो डेफिनेट इंटीग्रल हमको मिलेगा वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं, है ना। एग्जांपल में जैसे आपने लिया 0 to 1 1/x dx, ध्यान देंगे इसमें, यहाँ पे रेंज देखिए फाइनाइट है, रेंज इसका फाइनाइट है, 0 to 1 है। लेकिन यदि हम फंक्शन की बात करें 1/x, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट द वैल्यू 0। देखिए हमारा जो रेंज है 0 to 1 है, 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, 1/0 करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा। तो इंटीग्रांड हमारा क्या है, अनबाउंडेड है, लेकिन रेंज क्या है, फाइनाइट है। तो ये दूसरा नंबर वाला केस हो गया कि इंटीग्रांड जो है अनबाउंडेड है, दूसरा वाला केस। अच्छा, पहला केस वाला एग्जांपल आप लेना चाहते हैं, इसको ले सकते हैं 5 to इनफाइनाइट, ध्यान दे, और यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, साइन एक्स डी एक्स। देखिए, तो साइन एक्स की वैल्यू जो है -1 से +1 लाइज करती है, तो साइन एक्स तो बाउंडेड हो गया। लेकिन इसका जो रेंज है देखो 5 to इनफाइनाइट है, 5 to इनफाइनाइट हो गया। तो ये जो एग्जांपल हुआ, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो पहला जो हम कंडीशन शर्त रखेंगे थे कि कोई डेफिनेट इंटीग्रल हमारा इंटीग्रल कब कहलाता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कहलाता है, तो इसके लिए पहला वाला जो केस था उसके लिए एग्जांपल हो गया ये। बताइए, एग्जांपल समझ में आया क्या इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। हेलो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द
डेफिनेट इंटीग्रल a to b f of x dx is called improper. इम्प्रॉपर कहेंगे इफ, पहला केस है ना। रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। एंड इंटीग्रांड क्या हो जाए, ये इंटीग्रांड आपका हो जाए अनबाउंडेड। सेकेंड नंबर, इफ इंटीग्रांड इज अनबाउंडेड एंड रेंज इज फाइनाइट। दो केस, इसमें अलग से और डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, इसी को इंक्लूड कर रहा हूं इसमें। अब नेक्स्ट हम इसी में चलते हैं कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसके हम टू काइंड पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। काइंड्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना। तो कैसा कैसा होगा, थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ से, तो पहला जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा उसका नाम देंगे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहेंगे इसको, ध्यान देंगे। या फिर इसी को एक और क्या नाम देंगे, इनफाइनाइट इंटीग्रल। फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और सेकंड को क्या देंगे हम, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ध्यान दें। तो इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम फर्स्ट काइंड का कब कहेंगे और सेकंड काइंड का कब कहेंगे, ध्यान देंगे। बस इसी पे बेस्ड है और कुछ नहीं है चीजें। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम कब कहते हैं किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को, यदि आप वो चीजें समझ गए हैं तो ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, ध्यान दें। अब हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको मैं बीचों बीच लिख देता हूँ यहाँ पे। कैसा है ये, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए टू बी को हम रेंज कह रहे हैं इसका, एफ एक्स क्या है इसका इंटीग्रांड है। इन दोनों चीजों को समझेंगे आप, ध्यान दें। तो इसको फर्स्ट काइंड का कब कहेंगे, इसको दो भाग में हम ऐसा ब्रेक कर देते हैं, ये यहाँ से। तो फर्स्ट काइंड का कब कहेंगे, इफ, ध्यान दो, इफ ए माइनस इनफाइनाइट हो या बी प्लस इनफाइनाइट हो, या फिर दोनों ए इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट एंड बी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, या फिर कहें इसी को शॉर्टकट में रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट। किसी का माइक जो है ऑन है, म्यूट कर लेंगे, है ना। क्या कर रहे हैं हम कि फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कब कहेंगे फर्स्ट काइंड का, यदि उसका जो रेंज है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, और एंड एफ एक्स इज बाउंडेड। उसका जो इंटीग्रांड है वो क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, ध्यान दे। पहला केस, पहला केस है कि उसका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, और दूसरा फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए। ध्यान दें, दोनों एक साथ कभी भी नहीं लेंगे कि फंक्शन भी इनफाइनाइट है और उसका जो आप रेंज लेके चल रहे हैं वो भी इनफाइनाइट है, ऐसा नहीं। दोनों को जब इंटरचेंज करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट में, तो सेकेंड काइंड का बनेगा वो, ध्यान देना। फर्स्ट काइंड का कब बना कि रेंज उसका क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, या तो उसका लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा होगा, या अपर लिमिट प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा हो, या फिर दोनों माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा हो, ऐसा। तो चलिए दोनों का, इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट काइंड के लिए, कि जैसे अभी हम लिखे थे, हम इसको कैसे लिखेंगे एग्जांपल में। आपने लिखा 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, जैसे हमने इसको पहले लिया था साइन एक्स डी एक्स, है ना। या फिर इसी को एक और एग्जांपल ले सकते हैं, नंबर 2 माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ऐसा ले सकते हैं।
या फिर 0 to इनफाइनाइट लो। अलग अलग जो एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। 0 to आपने इनफाइनाइट लिया और इसको आप लिख सकते हैं dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो हुआ नंबर थर्ड ले लो आप, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, कोई भी एक आप ले लिए e⁻⁻x जैसे कि dx। अच्छा, इसमें e⁻⁻x इस इंटरवल में बाउंडेड है या अनबाउंडेड उसको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं e⁻⁻x ना लेकर के एफ एक्स डी एक्स ले लेता हूँ, वेयर एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड। ध्यान दें, एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, जो कि क्या होना चाहिए, कोई बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथम वाला हो सकता है, या फिर आपको कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, बशर्ते इस इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। रेंज इंटीग्रेशन का इनफाइनाइट होना चाहिए और फंक्शन हमारा बाउंडेड होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। अब इसमें शर्तों को जस्ट हम बदल देंगे। कैसे कहेंगे, इफ पहला केस, पहला क्या कहते हैं इसको, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। नंबर 2, इंटीग्रेशन का जो रेंज है वो फाइनाइट होना चाहिए, आप समझ गए, है ना, जैसे 0 to 1, 5 to 7 ऐसा फाइनाइट होना चाहिए। एंड फंक्शन जो होगा एफ एक्स इज अनबाउंडेड, फंक्शन हमारा अनबाउंडेड होना चाहिए एट 1 और मोर पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। ध्यान दें, हम क्या कह रहे हैं कि फंक्शन जो है हमारा अनबाउंडेड होना चाहिए, जो भी हमारे पास जो इंटीग्रेशन का जो रेंज है उससे किसी कम से कम एक पॉइंट में, एट 1 आर मोर पॉइंट, एक या एक से अधिक पॉइंट में, तो कम से कम एक पॉइंट में तो वो अनबाउंडेड होना ही चाहिए। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिया 0 to 1 ले लिया हम, और फंक्शन को हम ले रहे हैं dx/x-1। ध्यान देना, इसमें यदि x की वैल्यू में अपर लिमिट रख देता हूं तो 1/f ऑफ x जो है हमारा 1/x-1 है। तो इसमें यदि मैं अपर लिमिट रखता हूँ f ऑफ 1, x की जगह 1, तो 1/1 - 1, दिस इज 1/0 मीन इनफाइनाइट हो गया ये, है ना। तो क्या हो गया, ये अनबाउंडेड हो गया। और इस 1 के अलावा 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू रख दो, है ना, ये फंक्शन अब हमारा बाउंडेड हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1 पॉइंट में तो हमारा फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है। तो ऐसा कंडीशन यदि फुलफिल करता है कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो उसको हम कहते हैं सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट होना चाहिए, और जो भी हम इंटीग्रांड ले रहे हैं गिवन इंटरवल में अनबाउंडेड होना चाहिए, एटलीस्ट एट 1 पॉइंट, 1 और मोर पॉइंट ऐसा हो सकता है, कम से कम एक में तो होना ही चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। तो बताइए, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों क्लियर है सभी को। हेलो, जी सर। ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 भी ऐसा कहा जाता है, जैसे मैं फर्स्ट काइंड लिखा हूँ, है ना, तो ये इसको कई जगह पे टाइप 1 और सेकंड काइंड को टाइप 2 भी लिखा जाता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ध्यान दें, जनरल यदि इसका दिखने का तरीका जो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में जो दिखने का तरीका होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा हम उसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें हम तीसरा नंबर लेना चाहते हैं, तो यदि हम फर्स्ट काइंड का लेना चाहते हैं टाइप 1 का, तो किस टाइप का होगा, 0 to इनफाइनाइट एफ ऑफ डी एक्स टाइप का होगा, या फिर -इनफाइनाइट टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स टाइप का होगा, या फिर ऑब्लिक कर देते हैं, या फिर -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स टाइप का होगा, वेयर
एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स इज बाउंडेड इन गिवन इंटरवल, इन गिवन इंटरवल। ये तो इस टाइप का आपको जैसे ही देखने को मिल जाता है ना, कोई भी जो डेफिनेट इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो वो फर्स्ट काइंड का हो जाएगा। थर्ड नंबर सेकेंड टाइप में हम कैसे लिख सकते हैं कि क्या हो जाए, ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, रेंज हमारा फाइनाइट रहेगा, ए एंड बी फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। और उसके बाद इसमें जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो क्या होना चाहिए, ये अनबाउंडेड होना चाहिए, फंक्शन हमारा अनबाउंडेड होना चाहिए। कहाँ पर, एटलीस्ट एट वन और मोर पॉइंट्स, जहाँ पे एक्स वेरी करेगा आपका ए और बी के बीच में। तो ये जनरल फॉर्म हो गया इसका, है ना, कहीं भी स्टेप का आपको दिख गया तो ये फर्स्ट काइंड हो जाएगा। विशेष ध्यान देना, फंक्शन हमारा बाउंडेड होना चाहिए। उसके बाद रेंज यदि फाइनाइट है तो फंक्शन हमारा अनबाउंडेड होना चाहिए, जो भी इंटरवल दिया है कम से कम एक पॉइंट पे। आगे इसमें हम देखते हैं कि पहले हम फर्स्ट काइंड से स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या क्या चेक करेंगे इसमें, पहला काम तो ये कि कन्वर्जेंसी या फिर डाइवर्जेंसी ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। हम पहले काइंड का जो है क्या ले रहे हैं यहाँ पे, डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी कैसे चेक करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, है ना। तो फर्स्ट काइंड का ले रहे हैं मतलब फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा और उसका जो रेंज होगा वो इनफाइनाइट होगा, कोई भी, चाहे अपर लिमिट इनफाइनाइट हो, चाहे लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो, या फिर दोनों इनफाइनाइट हो, है ना। तो चीजों को दिमाग में रखेंगे आप। और फंक्शन हमारा कैसा है, बाउंडेड है इन द गिवन इंटरवल। अब ध्यान दें यहाँ पे कि यदि हमारे पास सपोज ए टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो गिवन है ना। तो इसको जो लिखने का तरीका होगा हम उसको कैसे लिखेंगे, जो भी इनफाइनाइट की ओर जा रहा है एक्चुअल में उसको जो लिखने का तरीका होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए टू एक्स, दोनों को वही मतलब है। इनफाइनाइट एक्चुअल में कोई वैल्यू होता नहीं है, इनफाइनाइट की ओर आदमी जो नंबर है वो जाता है वहां पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे और एक्स टेंस टू इनफाइनाइट जैसे ही लिखेंगे तो वो जो इनफाइनाइट की जगह हम वैल्यू ऑफ क्या पुट कर देंगे, हम एक्स पुट कर देंगे और ये जो फंक्शन हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ध्यान दें, तो ये यदि हमको क्या मिल जाता है, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे कोई भी फाइनाइट वैल्यू मिल जाता है एंड यूनिक वैल्यू मिल जाता है, फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू मिल जाता है पहला, तब हम गिवन जो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए हम अलग अलग टेस्ट इसमें भी देखेंगे, जैसे सीक्वेंस सीरीज में हम पढ़ते आए हैं, वैसे ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कुछ विशेष टेस्ट की हम बात करेंगे जो आपके सिलेबस में गिवन है। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को यदि हम सॉल्व करते हैं और हमको फाइनाइट वैल्यू मिल जाता है और वो यूनिक वैल्यू मिलता है, तब हम कहते हैं कि गिवन जो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। दूसरा केस, यदि ये हमको प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट दे देता है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट दे देता है, दूसरा केस, तब गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम कहेंगे कि वो क्या है, डाइवर्जेंट है। बस इन्हीं दो चीजों पे ये टिकी हुई है, डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए इसमें एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ, टेस्ट द कन्वर्जेंसी। ध्यान देंगे इसमें कुछ कुछ सीक्वेंस सीरीज में जो हम टर्म्स पढ़े हुए हैं या रिजल्ट कुछ पढ़े होंगे वो चीजें भी यहाँ पे हम उपयोग में ला सकते हैं, यूज हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखिए फंक्शन बाउंडेड के लिए हम सही लेके चले थे, एक क्वेश्चन हमको मिल गया यहाँ पे, ध्यान दें। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके चेक करना है कि क्या ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है या फिर इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है ना। फाइनाइट वैल्यू दिया तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट हो जाएगा।
तो सॉल्यूशन में 0 to इनफाइनाइट e to the power minus x dx, दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 0 to x e to the power minus x dx हो जाएगा ये। अब लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अब जैसे e टू द पावर माइनस एक्स को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और ये लिमिट लग जाएगा 0 टू x। देखिए अब जैसे ही लिमिट लगाएंगे हम, ध्यान देना, तो उसके लिए पहले हमको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, पहले हम लगा देते हैं अपर लिमिट, तो x की जगह x ही रखना है, तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस x की जगह में लोअर लिमिट पुट करेंगे। अभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ के आए हैं, है ना, तो उसी का एफ बी माइनस एफ ए यूज कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर 0 हो जाएगा ये। तो हमें क्या मिला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट ई टू द पावर 0, मतलब ये हो गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब ध्यान दे, यहाँ पे जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो कैसा हो जाएगा ये 1 माइनस, एक काम करते हैं, पहले लिमिट पुट नहीं करते, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। ऐसा करने का मतलब ये है कि चीजें थोड़ा सा और क्लियर होगा, 2 ही स्टेप में चाहे तो आप खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट, ई टू पावर इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये मिल जाएगा हमको 1। 1 मिला मतलब क्या चीज है ये है आपका फाइनाइट वैल्यू। तो जैसे ही फाइनाइट वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया, तो ये जो यहाँ पे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड जो हम लेके चले हैं, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट। वन मोर एग्जांपल, नंबर 2, ये क्या है, जैसे हम लेके चलते हैं माइनस इनफाइनाइट टू 0 ई टू द पावर एक्स dx, है ना। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, क्या टेस्ट करें ऐसा जो फॉर्मेलिटीज है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हम सीधा लिख रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, और लिखेंगे कैसको, इसको एक्स टू 0। ध्यान देना, अपर लिमिट में इनफाइनाइट है या लोअर लिमिट में इनफाइनाइट है, वहीं पे उस वेरिएबल की वैल्यू आपको पुट करना है जिसको आप टेंड करा रहे हो इनफाइनाइट की ओर या फिर माइनस इनफाइनाइट की ओर। जैसे इसके पहले अपर लिमिट में था, यहाँ पे लोअर लिमिट में है, तो लोअर लिमिट में एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स dx, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स मिल जाएगा, और एक्स, और ये आपका 0, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। अब जैसे अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई टू द पावर 0 माइनस एक्स की जगह एक्स रखेंगे, लोअर लिमिट ई टू द पावर एक्स हो जाएगा ये, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, ई टू द पावर 0 हो गया 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। अब बात आती है लिमिट पुट करने की, है ना, तो लिमिट जब पुट करेंगे तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ध्यान दें, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर प्लस इनफाइनाइट लिखेंगे इसको, ध्यान देना इसको, है ना, या फिर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, 0 होती है, ऐसा भी समझ सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन फॉर्म में आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट टू 0 ई टू द पावर एक्स dx, ये हमको मिल गया, एक फाइनाइट वैल्यू मिल गया, फाइनाइट वैल्यू एंड यूनिक वैल्यू। तो ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। बताइए एग्जांपल जो है क्लियर हो रहे हैं क्या? हेलो, ठीक, चलिए अब एक एग्जांपल हम इसमें डिस्कस करते हैं जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इनफाइनाइट है ना, और इस बीच में फंक्शन हमारा बाउंडेड है। तो नंबर 3, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको हमको चेक करना है। तो ध्यान दें, जब भी इस प्रकार दोनों लिमिट आपका इनफाइनाइट गिवन हो, तो आप ये जानते हैं कि यदि ए टू बी आपका कोई
में आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, ए टू सी प्लस सी टू बी, बशर्ते ये होना चाहिए, है ना। ये चीजें आप इंटीग्रेशन में पहले से पढ़ के आए हैं। इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी ए और बी के बीच का कोई वैल्यू लेकर, है ना। तो वही चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जब भी आपको इनफाइनाइट से प्लस सॉरी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ऐसा कोई इंटीग्रेशन आपको मिलता है तो वही करना है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट तो हमने ले लिया 0, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस 0 टू हम ले लिए प्लस इनफाइनाइट, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। ठीक है, इसको डायरेक्ट इसमें भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डायरेक्ट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टाइप का सॉल्यूशन यदि आप करते हैं तो आपको चीजें आसानी से कैलकुलर जो पार्ट है, इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आसानी से हमको मिलने लगता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले पार्ट के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट कर देते हैं, और ये हो जाएगा एक्स टू 0, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहाँ पे हम कर देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 0 टू एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो होता है टेन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा एक्स टू 0, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर भी टेन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा 0 टू एक्स। पहले आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद जो लिमिट की वैल्यू है उसको हम रखेंगे। तो पहला हो जाएगा टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स एक्स, प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अच्छा यहाँ पे 0 लिख दिया हूँ, इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स 0। ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, टेन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 माइनस, ये तो हमारा टेन इनवर्स एक्स ही रहेगा, प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा फिर से टेन इनवर्स एक्स, और माइनस टेन इनवर्स 0 की वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ पे हमको लिमिट पुट करना है, तो लिमिट जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट प्लस टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, दोनों में हम एक्स ही ले लिए, चाहे तो आप वाई ले सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिसका जो पहला पार्ट था, ये पहला वाला पार्ट, इसमें हम एक्स लेके चलें, आप चाहें तो दूसरे में आप कोई दूसरा वेरिएबल भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें आप वाई भी कर सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चीजें तो लगभग हो चुका है, एक्स ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको वाई लेकर भी कर सकते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं। यदि आप यहाँ एक्स लिए हैं, है ना, तो यहाँ आप क्या ले लो, वाई ले लो, वो ज्यादा सही रहेगा। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको हम हल करेंगे, ध्यान दें, तो टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट ये हमको कब मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा -π/2 में, प्लस, अच्छा इसमें माइनस इनफाइनाइट रख दिया क्या, सॉरी, ये प्लस इनफाइनाइट है, हाँ, सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट हम प्लस इनफाइनाइट रखें। ठीक, अब ये यहाँ पे टेन इनफाइनाइट की वैल्यू ये हो जाएगी π/2, फाइनली π/2 प्लस π/2, दिस इज इक्वल टू 2π/2, मीन्स ये हो गया पाई, और पाई क्या है आपका, एक फाइनाइट वैल्यू है, दिस इज फाइनाइट वैल्यू। तो ये जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, ये आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है जी, समझ में आ रहा है जी। ठीक, एक डाइवर्जेंट के लिए एक केस हम लेके चलते हैं, इसमें एक एग्जांपल नंबर 4, 0 टू इनफाइनाइट e⁻x dx। फंक्शन तो हमारा बाउंडेड है हमेशा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 0 नहीं इनफाइनाइट, 0 टू एक्स हो जाएगा, और ये ex dx, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट
ये x का समाकलन ये x हो जाएगा और ये 0 to x। ध्यान दे अपर लिमिट रखेंगे तो e⁻x माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो e⁻0 हमको दे देगा 1 दे देगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इनफाइनाइट पुट करते हैं e⁻∞ माइनस 1, तो e⁻∞ हमको देता है इनफाइनाइट माइनस 1, और इनफाइनाइट में आप कुछ भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो आपको क्या मिलना है, इनफाइनाइट ही मिलना है ना। तो इस केस में हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा।